नमस्कार। मैं राजेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी बिगनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट नीरज शर्मा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से बनाता है। कोई भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम चले कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर कोई लीगल डिस्प्यूट्स हैं, तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बात बताइए कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जी राजेश जी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर लोग में भी 80-90% लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो शायद अपनी लाइफ की पहली और आखिरी प्रॉपर्टी जी। खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी में अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ मेजर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ऐसी खरीद करें तो उसको बहुत ही देखभाल करके करें। तो इस किसी भी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है वो है प्रॉपर्टी का टाइटल। प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? तो टाइटल को चेक करने के लिए जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो होता है सेल डीड, कि जिसके पास भी प्रॉपर्टी उसने कहीं से खरीदी होगी, जी। या हो सकता है उसको सरकार ने दी हो तो सरकार का एलोकेशन लेटर होना चाहिए। तो सेल डीड हमारा सबसे बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। सेल डीड के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए वो हम उसको मदर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कभी कभी, या जन आम भाषा में कि भाई ये इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज के ओनर्स कौन है, वो हमारे को पता होना चाहिए। तो जनरली साधारणतया आपको कम से कम 12 साल पीछे जाना है ये चेक करने के लिए कि इस प्रॉपर्टी के पिछले 12 साल में कौन कौन ओनर रहे हैं, किसने किसको बेचा, और उन सब डॉक्यूमेंट्स की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। जी। और अगर आप कर सकते हैं तो जो रिकमेंडेशन है, जो राय दी जाती है कि आपको कम से कम किसी भी प्रॉपर्टी के 30 साल के ओनरशिप डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। तो तब ये काफ़ी कंफर्टेबली बोला जा सकता है कि वाकई में प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट आने के चांस नहीं है। पॉसिबल है कि किसी के पास 12 साल या 30 साल पुराना हो उसके पास डॉक्यूमेंट्स, या अगर बीच में से कुछ मिस हो गया तो पॉसिबल है कि वो लीगल माना जाएगा। जी, नॉर्मली तो देखो, आपको मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए या फ्लैट की या ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ लास्ट सेल डीड सफिशिएंट है। जी। उसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं। पर क्योंकि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट कम है उसकी हिस्ट्री के, तो हो सकता है कि कोई कल एक अचानक से अनजान आदमी आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और आके आपको या तो कोर्ट नोटिस दे या अपना क्लेम लेके आ जाए कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, 10 साल पहले मिस्टर सो एंड सो ने मुझे दी थी या बेची थी या मुझे गिफ्ट कर दी थी या कुछ भी किया था। तो फिर आप एक अननेसेसरी लीगल डिस्प्यूट में आ जाएंगे क्योंकि आपके पास वो हिस्ट्री है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट ट्रेल जो है बहुत ज़रूरी है। सर, हम ये देखते हैं कि आजकल रजिस्ट्री तो बहुत कम होती हैं। अधिकतर जितने भी, अगर हम दिल्ली मेट्रोज की बात करें, तो सब पावर ऑफ अटॉर्नी पे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो सेल डीज है या पावर ऑफ अटॉर्नी है या रजिस्ट्री है, वो सेम थिंग्स हैं या अलग अलग है? जी, लीगली पावर ऑफ अटर्नी एक अलग चीज़ है और जी। सेल डीड एक कंप्लीटली अलग चीज़ है। जो तो सेल जी। डीड है वो एक प्रॉपर टाइटल है जो आपको सरकारी डॉक्यूमेंट भी मिलता है, उसका रजिस्ट्री का जो पेपर की कॉपी होती है विद रजिस्टर नंबर और कौन से पेज पे आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है इन जी। रजिस्टर्स ऑफिस। जो पावर ऑफ अटर्नी है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है। इससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट दूं मैं आपको। एक इंडिया में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें क्या होता है, जो कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसमें एक प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप बनाई गई है।
कि अगर मैं मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे सामान को कोई डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जी और वो मेरे बिहाफ पे कुछ प्रॉमिस कर देता है, तो उसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मानी जाती है और मेरे ऊपर वो लायबिलिटी एनफोर्स होती है, जबकि वो प्रॉमिस किसी और ने किया है। तो इसी का एक ये लीगल एक्सटेंशन है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी और को अपने नाम पे लीगल एक्ट करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बीमार हूँ या किसी कारण से कहीं आ जा नहीं सकता हूँ और मुझे बैंगलोर में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैं किसी और व्यक्ति को अपना पावर ऑफ अटर्नी देके ऑथराइज कर सकता हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे, ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो वो व्यक्ति बैंगलोर ट्रैवल करेगा और मेरे नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो जाएगी। तो वो होती है पावर ऑफ अटर्नी। अब पावर ऑफ अटर्नी भी नॉर्मली जो है वो दो टाइप की होती हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए की जाती है। मान लीजिए मुझे बैंगलोर की प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरे पास है पहले से, तो मैंने किसी को स्पेसिफिक काम दिया कि आप जाइए और जाइए इसको सिर्फ बेचिए और उसका चेक लेके आ जाइए मेरे बिहार पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है। या फिर मैं एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे सकता हूँ कि मेरा बिजनेस अगले 2 साल के लिए या अगले जब तक मैं दोबारा मना ना करूँ आप चलाइए, उसमें सब कुछ आप देखिए, क्लाइंट्स आप देखिए, चेक इशू कीजिए, ये पेमेंट्स लीजिए। तो वो एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो जाता है। तो ऐसे पावर ऑफ अटर्नी में कुछ लोग प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए किसी को दे देते हैं। तो इसमें भी साधारणतया जो पावर ऑफ अटर्नी है उसमें जो डोनर होता है, जो प्रिंसिपल है, जो आपको पावर ग्रांट कर रहा है, वो जब एक्सपायर होता है तो पावर ऑफ अटर्नी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर वो डॉक्यूमेंट किसी काम का नहीं है। तो सर लेकिन जी कुछ केसेस में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पावर ऑफ अटर्नी जो प्रिंसिपल है उसकी एक्सपायरी के बाद भी कंटिन्यू होती है। तो वो केसेस क्या होते हैं, जब प्रिंसिपल ने उस पावर ऑफ अटर्नी में जो अटर्नी है या जो एजेंट है उसको कुछ इनहेरेंट राइट्स ट्रांसफर कर दिए हों जो कि नॉन रिवोकेबल है। उस नेचर की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो जो है परमानेंट होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी। जो पावर ऑफ अटर्नी एक्सपायरी पे एग्जॉस्ट हो जाती है वो जी होती है नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी। तो हमें ये चेक करना है कि जो पावर ऑफ अटर्नी जिसके थ्रू ये हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी वो ड्यूरेबल भी है कि नहीं। नॉर्मल केसेस में क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी के बाद दूसरी पावर ऑफ अटर्नी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बेस पे चौथी, हाँ, वो ऐसे कंटिन्यूशन बना चलता है। रहता है क्या, वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही कंटिन्यूशन बना रहता सेल हो रही है टोटल। है। जी जी। बट अगर ओरिजिनल जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो ही नॉन ड्यूरेबल थी तो आगे के सारे एक्ट जो है इनवैलिड हो गए। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली में जो पावर ऑफ अटर्नी है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एकदम क्लियर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बहुत बार बताया है कि पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट ए टाइटल डॉक्यूमेंट। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, टाइटल जो आपने वर्ड यूज करा इसका क्या मीनिंग है? जी। आपने कहा कि कि टाइटल टाइटल, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो थोड़ा जी कंफ्यूजन हो जाता है। जी जी जी, जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है वो एक कॉम्बिनेशन है 3 राइट्स का। किसी भी प्रॉपर्टी में 3 तरह के अधिकार होते हैं आपको। पहला अधिकार होता है ओनरशिप का, कि आप उसके स्वामी बने किसी भी प्रॉपर्टी के। दूसरा राइट होता है पोजेशन का, कि आप उस प्रॉपर्टी में रहें, उसको इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आपकी कमांड हो, अथॉरिटी हो। तीसरा राइट होता है उस प्रॉपर्टी को आप किसी और को भी दे पाए। जब जी जिस व्यक्ति के पास ये तीनों राइट्स होते हैं उसी को कंप्लीट टाइटल ओनर माना जाता है इस प्रॉपर्टी का। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को किराए पे दे देते हैं, जी तो इन 3 में से एक पोजेशन का राइट आप टेनेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। द अच्छा प्रॉपर्टी इज नो मोर इन योर पोजेशन, बट आपका जो ओनरशिप है और एलिनेशन है या कन्वेंस है वो आप ही के पास है, वो आप किसी और को दे सकते हैं।
इसी रीजन से, क्योंकि टेनेंट जो है उसके पास सिर्फ पोजेशन का राइट है, वो अपने आप को टाइटल होल्डर नहीं बोल सकता। तो टाइटल उसी के पास है जिसके पास ये तीनों है। तीनों राइट्स होंगे। तो सर जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी से प्रॉपर्टी उस पे खरीदी पावर ऑफ अटॉर्नी पे, तो क्या उसके राइट भी उतने ही होंगे जो वो रजिस्ट्री करवाता? अगर रजिस्ट्री पे उससे लेता, रजिस्ट्री करवा लेता उस जी चीज की, तो राइट सेम रहेंगे या अलग अलग हो जाते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि ये जो अभी काफी जगह पे, जैसे आपने बताया दिल्ली में, या दिल्ली में जो बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जी हाँ। उन वहां पर सरकार ने रजिस्ट्री को बंद किया हुआ है जी हाँ। उस स्पेसिफिक शेड्यूल्ड एरियाज या नोटिफाइड एरियाज में। और क्योंकि उन जगहों पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे व्यवसाय चल रहे हैं, तो खरीद फरोख्त तो होगी ही होगी, सरकार चाहे रजिस्ट्री बंद करे या ना करे। तो इसीलिए वो पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी जो डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है बाय लॉ। जी। इससे क्या होता है, सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है। मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी पे एक प्रॉपर्टी दे दी, हाँ जी। और सरकार को जो ड्यूटी मिलनी चाहिए, जो नॉर्मली 5 या 6 या 7 अलग अलग स्टेट्स में वो परसेंटेज है, वो सरकार को नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। तो इसी रीजन से पावर ऑफ अटर्नी इज एक्चुअली नॉट ए प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट। वो सिर्फ एक आपको टेम्परेरी राइट दे दिया गया है कि आप इसमें ये काम कर सकते हैं। पर क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से प्रेवलेंट है, तो इसीलिए इसको जो है, पूरा मैं नहीं बोलूँगा लीगल रूप से, बट कुछ कुछ कंडक्ट में इसको भी एक टाइटल के रूप में माना गया है, पर नॉट लीगली, पर इन ए प्रैक्टिस मैनर। तो इसीलिए काफ़ी जगह पे पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे एक के बाद दूसरा जो ओनर है वो चेंज होते रहते हैं। और डॉक्यूमेंट जो हिस्ट्री है वो ऐसी ऐसी भी है कि 50 साल से कोई प्रॉपर्टी सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी पे ट्रांसफर हो रही है। जी सर, अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे सपोज दैट मैंने किसी से प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पे ले ली, अब कल को जी वो व्यक्ति अगर मुझसे वापसी लेना चाहे या मुझ पे क्लेम करना चाहे, तो उसको ये राइट मिलता है कि वो चेंज कर सकता है अपनी तो पावर ऑफ अटॉर्नी को? जी 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 जी, जो पावर ऑफ अटर्नी है, क्योंकि वो एक एक ऑथराइजेशन है, वो जी। एक ग्रांट ऑफ पावर है। जी। तो जो देने वाला है वो उसको कभी भी रिवोक कर सकता है। अगेन हमें यहाँ पे ये नोटिस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना होगा कि जैसे हमने बात की थी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल जी। पावर ऑफ अटर्नी, तो अगर ये एक ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी थी जिसको मैंने ट्रांसफर किया किसी को, और मेरे एजेंट को या मेरे ट्रांसफरी को, डोनी को, मैंने कुछ इररिवोकेबल राइट्स भी ट्रांसफर कर दिए, जी। उस केस में ये पावर ऑफ अटर्नी रिवोकेबल नहीं है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जो प्रिंसिपल है वो पावर ऑफ अटर्नी को कभी भी रिवोक कर सकता है। तो उसमें वो लॉस खरीदने वाले को हो सकता है कि जी अगर वो बिल्कुल वापसी हो। ले ले तो? जी, इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी की लैंग्वेज, उसका प्रॉपर स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है कि पावर ऑफ अटर्नी में एक्चुअली लिखा गया है। सर आपने अभी हिस्ट्री की बात करी, तो अगर बाय चांस जैसे लगातार 30 या 50 साल तक पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही बिक रही है प्रॉपर्टी, और उसमें, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं होती, तो एक व्यक्ति अगर हाँ, दो, मतलब जरूरी नहीं है उसको रजिस्टर कराना, पर आप करा भी सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति दो जनों को पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो इस चीज बेच के चला गया और जी मालूम नहीं चला, तो उस केस में जिसने खरीदा है उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये बात हो ही ना बीच में? जी 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 इसीलिए यही एक एक बहुत बड़ा कारण है कि पावर ऑफ अटर्नी पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ता है। क्योंकि जैसा आपने कहा, ऐसे केसेस हैं, ये इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है। ऐसा हुआ है कि एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों को बेच दी गई है। क्योंकि अगर 50 साल का इतिहास है, तो हो सकता है कि वो चीज जब बनी हो तब बेच दी हो उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, मान लीजिए एक छोटा सा आपका 10, या 10 तो बहुत छोटा हो गया, मान लीजिए 50 गज का प्लॉट है जी हाँ। या 100 गज का प्लॉट है, तो उसमें जो है एक चीज होती है, मतलब लॉ भी उसको मानता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो उसमें ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। कि आपको एक कॉमन बायर की तरह
एक जो भी साधारणतः एक कॉमन बायर को करना चाहिए वो आपको भी करना है। इन ए वे वो आपकी ड्यूटी है। तो वो चीज़ हो गई कि आप आस पड़ोस वालों से इंक्वायरी करें उस प्रॉपर्टी की कि यहाँ कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन ओनर है, ओनर का नंबर लें, एड्रेस लें। तो इस तरह से आपको उसका कुछ हिस्ट्री पता लगेगी कि यहाँ पे मान लीजिए आजकल बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए, या जी। वो कोई पड़ोसी बताएगा कि हमने तो सुना था कि ये 2 साल पहले बिक गई थी, तो हाँ जी। पर जो आपको बेच रहा है वो 10 साल पुराना टाइटल दिखा रहा है। तो आपको मन में शक होना चाहिए कि भाई ये तो बात अलग हो रही है। हाँ जी। तो वो ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी में अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है या क्वांटम ज़्यादा है, तो आइडियली आपको जो है लोकल एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, या एक लोकल अखबार में इश्तेहार देना चाहिए कि भाई सो एंड सो अपने आप को ओनर बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के और मैं खरीदने में इच्छुक हूँ। तो किसी और व्यक्ति को अगर इससे कोई आपत्ति है तो बताए। जी। जी। सर एक तो बात इस मैं, तरह से आप जी, वो सब चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं ताकि कोई नया जो है टाइटल डिस्प्यूट ना शुरू हो जाए। आपने कहा कि हिस्ट्री हमें मालूम होनी चाहिए, या 12 साल की या 30 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि एक आयम बायर को तो वो चेक करना आते ही नहीं कि वो किस तरह उसकी हिस्ट्री चेक करेगा। जी, तो राजेश जी उसके लिए क्या है कि बहुत सारे लॉ फर्म्स इवन वकील जो है वो एक्सक्लूसिवली ये सर्विस ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन की सर्विस देते हैं। वो जी। एक नॉमिनल जो भी फीस आपसे चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी का, और वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जहाँ जिस ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी पड़ती है जी। उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से हिस्ट्री निकलवाते हैं जो कि ऑथेंटिक हिस्ट्री होगी। वो लीगल तो डॉक्यूमेंट्स उस होगा। हिस्ट्री के बेस पे, हाँ जी, वो लीगल होगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, और उसके बेस पे वो आपको एक लीगल ओपिनियन देंगे कि वेदर ये प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, या इस प्रॉपर्टी में ये 2 3 4 रिस्क हैं। जी। तो वो काम करना बहुत जरूरी है। सर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, प्रॉपर्टी के लिए मैं एक मोटी मोटी चेकलिस्ट जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जब जी। आप कुछ खरीदें तो किन किन डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना है या मांगना है, पूछना है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कि सबसे पहला तो टाइटल डॉक्यूमेंट, कि जो आपको बेच रहा है उसके जी। पास वो अधिकार कहाँ से है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उसको वो अधिकार दे रहा है कि वो ये प्रॉपर्टी बेच सकता है। जी। वो नॉर्मली आपकी सेल डीड होगी, या हो सकता है उसको विल से वो डॉक्यूमेंट वो मिली हो प्रॉपर्टी, किसी ने गिफ्ट किया हो। तो जिसने गिफ्ट किया उसके नाम पे सेल डीड होनी चाहिए। जी। तो वो जो प्रॉपर लॉजिकल कनेक्ट है चेन टाइटल का वो आपको मांगना चाहिए। जी। फिर ये चेक करना है आपको कि ये प्रॉपर्टी की जो है जो मदर डीड भी बोलते हैं उसको, कि प्रॉपर्टी हो सकता है कि ये 100 एकड़ का प्लॉट था, उसमें से एक पोर्शन काट के 3 भाइयों ने ले लिया, फिर 3 में से एक आपको बेच रहा है। जी। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो जो मदर डीड है ये प्रॉपर्टी वाकई में उसका पार्ट है या नहीं है, वो प्रॉपरली डिवाइड हुई है या नहीं है, ये ऑथराइजिंगली बेची जा रही है कि नहीं है। नहीं, ठीक। ठीक है। फिर आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में है। जी। हो सकता है कि मैं आपको टाइटल डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, हाँ जी। पर हो सकता है उस प्रॉपर्टी पे कोई 20 साल से कब्जा करके बैठा है, ऑन पेपर मेरे नाम पे है, पर मेरी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर लिया। तो जी। पहला प्रॉब्लम तो ये कि मुझे हो सकता है वो कब्जा छुड़ाने में बहुत दिक्कत आए, दिक्कत है। ना छुड़ा पाऊँ मैं, तो मैं पेमेंट भी कर दूंगा तो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि हो सकता है जिसने कब्जा किया हुआ वो भी किसी तरह का टाइटल क्लेम कर रहा हो, तो मुझे लिटिगेशन में जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए एक जनरल मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई भी कहीं से भी कैसे भी प्रॉपर्टी खरीदे, अगर उसमें टेनेंट रह रहा है तो आप एग्जिस्टिंग ओनर को बोले कि आप रजिस्ट्री तब होगी जब ये प्रॉपर्टी खाली होगी। अच्छा, मतलब वो टेनेंट के आप साथ ना ले। टेनेंट को आप बोलिए कि टेनेंट आप जाइए, प्रॉपर्टी जो है खाली कीजिए, उसके बाद आप खाली प्रॉपर्टी का पोजीशन ले, जी। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है। फिर हम आते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए।
एनकम्बरेंस होता है कि जो भी लीगल लायबिलिटी है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी के लोकेशन पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो जी। सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनकी वजह से। मान लीजिए प्रॉपर्टी में बिजली का कनेक्शन है, हाँ जी। पानी का कनेक्शन है, आपका जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, आप जिस भी म्यूनिसपैलिटी में आप हैं, आपने ये सब कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर आप म्यूनिसपैलिटी का टैक्स नहीं देते, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं दिया है 10 साल से, और हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने की प्रोसीजर पैरेलली स्टार्ट हो चुकी हो। बाय द टाइम आप रजिस्ट्री कराएं, म्यूनिसपैलिटी आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगी। तो सर तो ये आप एक नए तो सर ये म्युनिसिपल को राइट होता है कि वो आपको ऑक्शन कर सकती है आपकी प्रॉपर्टी का? जी जी, अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, जी। तो लोकल म्यूनिसपैलिटी आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकती है। अच्छा। ऑब्वियसली उसका प्रोसीजर है, वो आपको नोटिस देगी, आपके साइट पे चिपका देगी नोटिस अगर आप अवेलेबल नहीं है, उसका वो सब मोड एंड मैनर है। लेकिन क्योंकि आप तो नए बायर हैं, आपको पता ही नहीं होगा हमें तो हिस्ट्री में मालूम। क्या हो रखा है, तो इसलिए वो सब चीज हो सकती है। आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी, पता लगा ये तो जो है ऑक्शन हो चुकी है ऑलरेडी किसी और को, तो आप एक नई प्रॉब्लम में फंस गए। तो इसलिए आपको जिस भी महीने में आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए अब मार्च चल रहा है या आप अप्रैल में खरीद रहे हैं, तो आप बोले कि जो प्रॉपर्टी का टैक्स पेड है उसकी आपको रसीद चाहिए मार्च तक की या फरवरी तक की या जनवरी तक की। तो अगर मैक्सिमम आपको देना भी पड़ा तो 1 महीने 2 महीने का देना पड़ेगा, तो वो आपको सारी रसीद चाहिए। अगर बिजली का कनेक्शन लगा है तो सारे बिल पेड होने चाहिए, पानी का कनेक्शन है तो वो सब होना चाहिए। प्लस आपको जब आप टाइटल डॉक्यूमेंट डीड टाइप कराते हैं तो उसमें एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है वो डिक्लेयर कर रहा है कि दैट प्रॉपर्टी हैज नो एनकम्बरेंसेस, एंड अगर फ्यूचर में कोई एनकम्बरेंस डिस्कवर होता है तो वो ओनर इज लायबल टू पे द ओल्ड ओनर। तो उस जिसने तरह सेल का करी है। जो है जिसने सेल की है वो सब स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होने चाहिए उसमें। ऐसे ही प्रॉपर्टीज में एनकम्बरेंस के अलावा कोवेनेंट्स होते हैं। कोवेनेंट्स बेसिकली एक तरह का राइट होता है जो एक नॉन ओनर को दिया जाता है। मान लीजिए एक दो प्लॉट हैं, पर जी। एक का रास्ता दूसरे में से होकर जाता है, ठीक है, दूसरे का कोई डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस नहीं है। तो ये एक तरह का कोवेनेंट है पहले प्लॉट के ऊपर कि वो दूसरे के प्लॉट के यूजर्स को आने जाने देगा, आने जाने का रास्ता देगा। तो अगर वो पहला प्लॉट ओनर जो है पूरी बिल्डिंग ही खड़ी कर देता है अपने उसमें प्लॉट में, या बाउंड्री फिक्स बाउंड्री बना देता है जिसमें आपका आने जाने का रास्ता बंद, तो आप क्या करेंगे प्रॉपर्टी में? तो आपको ये चेक करना है कि किस तरह की कोवेनेंट या लायबिलिटी है इस प्रॉपर्टी के साथ में जो आपके आपके साथ आएगी। ये कोवेनेंट नेगेटिव भी हो सकता है आपको प्रॉपर्टी में किसी और से जाने का रास्ता देना पड़े, अच्छा, या खरीदते हो वक्त सकता हमें है कि ध्यान जो में है रखना है। आप, हाँ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी जो है उसकी होल्डिंग टाइप क्या है। कि नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट ऑफ यूपी में कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो आपको हमेशा लीज पर मिलती है। तो अच्छा। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास रजिस्ट्री से 99 साल तक के लिए आपके पास है। 99 साल एक्सपायर होने के बाद वो सरकार की है और सरकार फिर उसको किसी को लीज पर दे सकती है। पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए आपकी और आपके लीगल हेड्स की है, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं रहेगा 99 साल बाद भी। तो ये होल्डिंग टाइप आपको देखनी है कि ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, या प्रॉपर्टी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। कई बार बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो 100 200 500 एकड़ की जमीन ले लेते हैं कि वो उसको डेवलप करेंगे, जी। उससे ज्यादा उनका कोई राइट ही नहीं होता। डेवलप का मतलब है कि वो वहाँ पर जो है मान लीजिए आने जाने का रास्ता देंगे, या सीवेज का कुछ फैसिलिटीज देंगे, इंडस्ट्रीज को लाके बसाएंगे वहाँ पे, लोगों को रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है कन्विंस करेंगे कि वो कोई यहाँ के बिल्ड बनाए। तो वो डेवलपमेंट लाइसेंस है, पर वो डिस्गाइज करके कि आपके ये प्रॉपर्टी आप ओनर हैं, आपको मिली हुई है ग्रांट में,
और आप बेच सकते हैं, वो ये मिस रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी की टाइप क्या है। तो सर ये प्लस चेक कौन करेगा कि प्रॉपर्टी की टाइप क्या है? ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है देखना है कि टाइटल कहाँ से आ रहा है, पोजीशन किसके अच्छा पास अच्छा है, अच्छा। इनकम मतलब वो नहीं। हमें किसी जो लॉ फर्म होगी उससे हमें कांटेक्ट करके खरीदनी चाहिए एक तरह जी, से प्रॉपर्टी, ताकि बेसिकली कल। उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा प्रॉपर्टी का, सारे डॉक्यूमेंट्स की कहीं पर कोई लायबिलिटी अटैच तो नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, तो वो लॉ फिर फर्म अगर होते। आप जी हाँ। फिर अगर आप कोई अ, मान लीजिए घर खरीद रहे हैं बना हुआ, हाँ जो जी। एक प्लॉट पर है, या आप बिल्डर से खरीद रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि बिल्डर के पास या जो आपको बेच रहा है उसके पास प्रॉपर सैंक्शंस है कि नहीं, परमिशंस है या नहीं। अगर मैं एक गवर्नमेंट लेआउट में एक प्लॉट खरीद रहा हूँ जिसमें मान लीजिए 2 फ्लोर बने हुए हैं, तो मुझे ओनर से मांगना है कि भाई आपने इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का लेटर दिखाइए मुझे, आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला होगा वो दिखाइए मुझे। वो आपको लेना है उनसे, क्योंकि वैसी बिल्डिंग इलीगली भी बनाई जा सकती है बिना परमिशन के, फिर आप बाद में उसकी सैंक्शन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है अलॉटमेंट लेटर लेना है, अगर वो एक गवर्नमेंट लेआउट में है। प्राइवेट बिल्डर है तो बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर लेना है। बिल्डर अगर बना रहा है तो बिल्डर के पास सैंक्शन प्लान होना चाहिए कि ये वो कितना एरिया बना सकता है, कितना उसमें कहाँ कहाँ पार्क है, कहाँ ओपन एरियाज है, कहाँ यूटिलिटी एरियाज है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर जो है अगर प्रॉपर्टी फिर म्यूनिसिपैलिटी में है तो आपके पास जो है खाता ट्रांसफर या म्यूटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्जिस्टिंग ओनर के नाम पे। सर ये खाता कई ट्रांसफर और कंपनी म्यूटेशन सर्टिफिकेट क्या होता जी, जो रजिस्ट्री है वो आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करते हैं। है? जी हाँ। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो एक अलग अथॉरिटी है। जी हाँ। तो जब आप एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा के फिर म्यूनिसिपैलिटी में जमा करते हैं कि आज से ये या उस डेट से ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, अब ये मेरी है, अब उस म्यूनिसिपैलिटी का प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए मैं लायबल हूँ। तो इस जी। डॉक्यूमेंटेशन को बोलते हैं खाता ट्रांसफर या म्यूटेशन। म्यूटेशन। जी। ठीक है, तो ये पुराने ओनर के म्यूटेशन उसके नाम पे होनी चाहिए। तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, ये नॉर्मली लीगल बैकग्राउंड चेक में ये सब किया जाता है। तो ये होना चाहिए। तो एक एक जनरल मिसकंसेप्शन रहती है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए या बिल्डर ने बना रहा है, उस पर सो एंड सो बैंक लोन भी दे रहा है, जी। तो उनको लगता है कि बैंक लोन दे रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी ठीक ही होगी, फिर तो हमें कुछ चेक करने की हाँ, जरूरत ही नहीं नॉर्मली है। बैंक तभी लोन देगा जब प्रॉपर्टी सही होगी। जी जी, वो एजम्पशन कुछ हद तक सही है। देखिए, बैंक जो चेक करता है डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ उस रिस्क के लिए चेक करता है कि बाय चांस अगर ये मेरे को नहीं मिला, मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं आई या लोन वापस नहीं आया, तो क्या ऑल्टरनेटिवली मैं पैसे को रिकवर कर सकता हूँ। अच्छा। नॉट नेसेसरीली बाय सेलिंग द बिल्डिंग और द फ्लैट और द प्लॉट। इवन जो बिल्डर है, मान लीजिए बिल्डर जो है वो एक 100 करोड़ की कंपनी है या 1000 करोड़ की कंपनी है, जी। तो अगर वो पूरा का पूरा फ्लैट या प्लॉट या प्रोजेक्ट फेक भी है, तो भी बैंक जो है बिल्डर को सू करेगा, बिल्डर से मनी रिकवरी सूट फाइल करेगा, बिल्डर को कोर्ट में ले जाएगा, तो बिल्डर क्योंकि वो मोटी पार्टी है उससे वो रिकवर कर सकता है। जी। ठीक है, तो उस रीजन से बैंक हो सकता है कि सैंक्शन कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ने सैंक्शन कर दिया इसका मतलब सब डॉक्यूमेंट क्लियर है, ऐसा नहीं होता है। बैंक सिर्फ अपना रिस्क देख रहा है कि क्या इतना रिस्क है कि मैं लोन दूं या ना दूं। तो अगर प्रोजेक्ट कल को फर्जी निकलता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आपने लोन ही क्यों दिया अगर फर्जी था तो। जी। आपकी देनदारी बैंक को बनेगी, आपने जो लोन दिया है वो पैसा आपको बैंक को वापस करना है। वापस। सर इसमें एक बात और भी आती है कि कई जगह हम देखते हैं कि पाइपलाइंस आ गई पानी की या गैस की पाइपलाइंस आ गई, तो जी, क्या वो वैलिड होती है प्रॉपर्टी, या बिजली के खंभे लगे हुए हैं देखिए, प्रॉपर?
देखिए ये जो है ये सब चीजें आएंगी आपकी ड्यू डिलिजेंस में। जब हम आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो हमें जाके प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है। मान लीजिए आप किसी दूर देहात में या कहीं सिटी लिमिट के बाहर कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको उसकी देखना है कि एक्सेस किधर से, कहाँ से आया जाया जाएगा, इसके आसपास जो है कहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स है, कहाँ हाई टेंशन वायर जा रही है, आसपास का नाला किधर से जा रहा है, क्या ये किसी जगह को एनक्रोच करके तो नहीं बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें ड्यू डिलिजेंस में आती हैं। आप बाद में नहीं बोल सकते कि भाई अरे ठीक, मतलब मान लीजिए कोई नाला है जो आपके प्लॉट के पहले आके खत्म हो जाता है, जी ठीक है, और फिर को बाद में जो है आप बोलो कि मुझे क्या मतलब है, बस मेरे प्लॉट में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ विजिबली आपको दिख रही है उसका आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। या हो सकता है हाई टेंशन वायर का एक पिलर ही आपके प्लॉट में लगा हुआ है, जी ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि इस अगर पिलर लगा हुआ है इसका मतलब वो जमीन एक्वायर की गई होगी, और जी उसका प्रॉपर पेमेंट या हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, पर ऐसा हुआ होगा, प्रॉपर एक्विजिशन हुआ होगा। तो आप बाद में आके बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो आपके डिफेंस नहीं चलेगा। सर, मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि अगर बाई चांस मैं किसी कहीं प्रॉपर्टी के लिए जाता हूँ खरीदने, और कोई व्यक्ति दिखाता है, देखो जी यहाँ पर हमने पानी की लाइन, सीवर लाइन भी बिछा रहे हैं, और यहाँ पर आपकी गैस पाइपलाइंस भी आ रही है, यहाँ पर बिजली की फैसिलिटीज भी है, तो उसके बाद भी ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो जाए। देखिए, जितनी ज़्यादा स्टैट्यूटरी बॉडीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, जी मान लीजिए कि लोकल बिजली डिपार्टमेंट ने वहाँ पे खंभे लगा दिए हैं, जी लोकल पानी के डिपार्टमेंट ने, म्यूनिसपैलिटी ने पानी के कनेक्शन दे दिए हैं, सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, तो शायद प्राइमा फेसी फ्रॉड, मतलब लेआउट के फ्रॉडुलेंट होने के चांस कम होंगे। लेकिन जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं वो सिर्फ आप ही को बेचा गया है, वो उसका तो पानी और बिजली के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसमें हमें चेक वो तो फिर भी करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली तो आप, जो मुझे लगा कि एक तो हमें टाइटल का ध्यान रखना है, हिस्ट्री का ध्यान रखना है, कहाँ से सैंक्शन हुआ, वो सारे हमें ध्यान में रखने हैं। और साथ में अगर पॉसिबल हो तो हम किसी लॉ फर्म से उस प्रॉपर्टी को पहले डिलीजेंस करवा लें, ताकि हम आने वाले किसी भी लीगल डिस्प्यूट से बच सके। इसके लिए सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश।